गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पे अगेन आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम एक नया सीरीज लेके आ रहे हैं आपको, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द ऑल टाइप ऑफ एग्जाम, चाहे आपका नेट JRF, चाहे आपका गेट हो, चाहे आपका JEE मेंस हो, चाहे नीट हो, चाहे 12th का कोई सा भी हो। केमिकल काइनेटिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिलहाल हम अभी इसका 12th लेवल से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को बताइएगा। तो उम्मीद होगी हमारी लास्ट वीडियोस आपको पसंद आई होंगी केमिकल बॉन्डिंग की। केमिकल बॉन्डिंग को जहाँ तक हम करा चुके हैं उसके आगे हम उस सीरीज़ को भी कंटिन्यू रखेंगे। और केमिकल काइनेटिक्स को भी हम एक नया चैप्टर लेके आपके सामने आ रहे हैं। उम्मीद रहेगी कि हम इस चैप्टर को पूरा करेंगे, और ये उम्मीद जब भी पूरी होगी जब आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड कमेंट करेंगे। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर है हमारा, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैंने आपको जैसा बताया, तो अगर हम बताएंगे व्हाट इज द केमिकल काइनेटिक्स, तो मैं बोलूँगा इट इज़ अ चैप्टर ऑफ द केमिस्ट्री विच डील्स अबाउट द रेट ऑफ ए रिएक्शन। इट इज़ ए चैप्टर ऑफ द केमिस्ट्री विच डील्स अबाउट द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। ये किसको गवर्न करता है? ये स्पीड ऑफ द रिएक्शन को गवर्न करता है। स्पीड ऑफ द रिएक्शन। जितनी ज़्यादा रिएक्शन की स्पीड होगी, क्या होगी, कैसे होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हम जो केमिकल रिएक्शन के रेट को घटाते हैं, बढ़ाते हैं, उन सारे चीज़ को हम पढ़ेंगे इस केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के अंदर। तो हम सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग ऑफ द टाइम हम मुद्दे की बात पे सीधे सीधे आ जाते हैं कि हमको इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहला हमें इस चैप्टर के अंदर सीधे सीधे हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है ना, वो आप थोड़ा बहुत जानते ही होंगे कि क्या होता है। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक आता है, लॉ ऑफ मास एक्शन पे आते हैं। किस पे आते हैं? सबसे पहला ही जो टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, फर्स्ट टॉपिक जो है वो लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। उम्मीद ये है कि आपने 11th क्लास में एक्टिव मास वगैरह के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो हम सीधे सीधे इसीलिए लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो 11th के इक्विलिब्रियम चैप्टर में है, उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं। और वो एक लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है वो आपके स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, आप स्क्रीन को देखिए। द रेट ऑफ ए रिएक्शन इज ए पार्टिकुलर, द रेट जो आपको दिख रहा होगा साफ साफ, आपके जो फोटो आ रहा है आप देखिए उसको, द रेट एट विच ए पर्टिकुलर सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स active mass raised to some power, which is called as order of reaction with respect to that reactant। और यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। इसके बाद क्या कह रहा है, अगर आप कॉपी पर आ जाइए तो कॉपी पर आप देखिएगा कि जो रेट है, देखो कोई भी रिएक्शन मैंने मानी, कोई भी रिएक्शन है A प्लस B, आप ऐसे ना लीजिए इसको, आप ऐसे लीजिए, N1A प्लस N2V इट गिव्स N3C प्लस N4D। तो अगर आप इस रिएक्शन को लेते हैं तो आप देखो फटाफट से क्या होगा। तो बोला ये गया है कि द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the rate of the reaction is directly proportional to the rate of the reaction is directly proportional to the प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन। क्या बोला गया है? द रेट ऑफ द रिएक्शन इज, आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पर, देख लो, फिर से मैं आपको बता देता हूं। द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द multiplication of active mass of the molar concentration of all the reactant raised some power। क्या है यहाँ पर? कुछ पावर है, and the sum of this power is known as order of reaction। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है, देखो आपने अभी मैंने देखा था, उस डेफिनेशन को आप लिख लीजिएगा। क्या बताया मैंने? A is the concentration of A reactant and B is the concentration of B reactant, which is written in the square bracket which represent it is the active mass, okay, with rise some power। ये जो पावर लिखी गई है, इन पावर को क्या कहा जाता है? ये पावर को कहा जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसमें आप साफ साफ जानते भी हैं कि कोई भी रिएक्टेंट जितना ज़्यादा होगा, कोई भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगी, वो उतने ही ज़्यादा रिएक्शन को प्रोसीड करेगा, और जितना ज़्यादा रिएक्शन को प्रोसीड करेगा उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ द रिएक्शन होता है। अब रेट क्या है उसको अभी हम डिफाइन करेंगे। रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है उसको हम अभी डिफाइन करेंगे। रेट होता है, पहले इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, रेट को हम फिर से हम डिफाइन करेंगे। रेट में होता है कितनी तेजी से रिएक्शन चल रही है,
या कितने धीरे से कोई रिएक्शन चल रही है, दैट इज नॉन इज द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो कहने का मतलब ये, आप कहीं भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है, जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या होगा, देखो जो होता है रेट इज इक्वल्स टू के ए की पावर एक्स एंड बी की पावर बाय। तो इट इज द होल एक्सप्रेशन ऑफ द रेट, जहां पर देखो ध्यान से देखना, जहां पर के क्या है, रेट कांस्टेंट है, या इसको और क्या कहा जाता है, वेलोसिटी कांस्टेंट कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ए और बी मैंने आपको बताई थी एक्टिव कंसंट्रेशन है, ए एंड बी क्या है, एक्टिव कंसंट्रेशन है। बात आती है एक्स एंड वाई की, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज एक्स एंड व्हाट इज वाई। तो मैं आपको बता दूं, एक्स है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए, एंड व्हाट इज वाई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू बी। जो एक्स है वो आपका क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए, एंड व्हाट इज वाई, इट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू बी। ये आपको दिख रहा होगा, अगर कोई आपको समस्या आ रही है तो आप हमको इसमें बता दीजिएगा। ठीक है, तो अब एक बात और देख लीजिए कि x प्लस वाई क्या हो जाएगा, इट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मैं आपको बताऊंगा, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा वेट करिए, पेशेंस के साथ रहिए कि हम यहाँ से डायरेक्ट, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, आपको बस मुद्दे की बात बताना चाहते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है, उसको अभी हम अगला टॉपिक जब हम मतलब अगला हम कुछ समय में आएंगे उस टॉपिक पे, फिर से हम आपको बताएंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि व्हाट इज द लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन सेज द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन विद राइट सम पावर, एंड दिस पावर आर नॉन एज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इट इज द लॉ ऑफ मास एक्शन, बहुत सिंपल सा लॉ ऑफ मास एक्शन है। इसके बाद हम चलते हैं, एक छोटी सी चीज आपको बताते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन। अगली चीज क्या है आपकी, एलिमेंट्री रिएक्शन। द नेक्स्ट थिंग इज एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन। अगली चीज क्या है आपकी, एलिमेंट्री। इसमें हम आपको एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में बताएं, सिंपल सा होता है एलिमेंट्री रिएक्शन, देयर इज नो कॉम्प्लेक्सिटी इन द एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या होता है एलिमेंट्री रिएक्शन, द रिएक्शन विच इज कंप्लीटेड इन द सिंगल स्टेप। क्या लिख लेना, the reaction which is completed in the single step, the reaction which completes in single step। जो सिंगल स्टेप में रिएक्शन खत्म हो जाती है, दैट इज नॉन एज द एलिमेंट्री रिएक्शन। अब सिंगल स्टेप में खत्म हो जाती है, इसका मतलब जितने उसके रिएक्टेंट्स होंगे वही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई नए रिएक्टेंट्स या कोई इंटरमीडिएट वहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो ध्यान देना, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन होता क्या है कि जो x है वो n1 हो जाएगा, जो y है वो n2 हो जाएगा। अब n1 n2 क्या है वो आप देख लीजिए, इधर देखो n1 n2 क्या है वो मैंने आपको बता दिया, दिस इज n1 एंड दिस इज n2। तो देन x विल इक्वल टू n1 एंड y विल इक्वल टू n2, एंड दिस इज ओनली फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में, अच्छा यहाँ पर n1 और n2 क्या है, n1 यहाँ देख लेना, यहाँ से ध्यान से, n1 या n2 जो है वो मॉलिक्युलैरिटी है, मॉलिक्युलैरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्युलैरिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स व्हिच आर अंडरगोइंग इज नॉन एज मॉलिक्युलैरिटी। भाई अगर एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है तो मॉलिक्युलैरिटी 1 हो गई, 10 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 10 हो जाएगी। तो कहने का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच आर undergoing the reaction in the elementary step is known as the molecularity। तो कहने का मतलब क्या है, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, ये तो हो गए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, एंड दिस इज द मॉलिक्युलैरिटी। तो मैं बोल सकता हूँ फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू मॉलिक्युलैरिटी। दिस इज ओनली फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन की, तो अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ से रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू हो जाएगा के
a की पावर n1, b की पावर n2, but this is only for when the reaction is elementary. अब ये तो हो गई कहानी लॉ ऑफ मास एक्शन की, है ना, ये आपको समझ में आ गया। अब बात आती है सबसे बड़ी की सिग्निफिकेंस क्या, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, व्हाट इज। और अच्छा बार बार आपको रेट आ रहा होगा, रेट क्या है, व्हाट इज द रेट, मन में बात आ रही होगी। तो अगर मैं आपको रेट के बारे में थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि रेट क्या होती है, तो रेट के बारे में थोड़ा समझ लीजिए कि व्हाट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो देखो, अगर आपसे बोला जा रहा है रेट क्या होता है, तो रेट होता है सिंपल सा चेंज इन कंसंट्रेशन, CHANGE, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब मान लो हमने x मान लिया, तो dx/dt, चेंज इन द कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉन एज द रेट। तो अभी हम इसको डिफाइन इतना ही कर रहे हैं, फिर हम रेट वाला एक्सप्रेशन पे फिर से आएंगे। तो हमने यहाँ क्या डिफाइन किया है कि रेट इज इक्वल्स टू dx/dt, रेट इज इक्वल्स टू द dx/dt। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्या सिग्निफिकेंस है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं पर हम ज़्यादा दिक्कत कर जाते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे हम रट तो लेते हैं लेकिन हमको वो समझ में नहीं आता कि क्या होता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो हम यहाँ पर आपको बताते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप देख लीजिएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ए मैथमेटिकल नंबर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, एक मैथमेटिकल नंबर है दैट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, उसको एक्सपेरिमेंटली डिफाइन किया जाता है, एंड विच सिग्निफाइज, जो सिग्निफाई करता है द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए पर्टिकुलर रिएक्टेंट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। फिर से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ए मैथमेटिकल नंबर दैट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली एंड विच signifies the effect of change of concentration of a particular reactant on the rate of reaction। मतलब ये हुआ किसी भी रिएक्शन के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर आप चेंज कर रहे हो, उसके रिस्पेक्ट में रेट ऑफ द रिएक्शन पर क्या फर्क पड़ रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से, मैं देखो रेट क्या हो रहा है, देखो रेट आप जानते ही हो, रेट में अगर कॉमनली बोलूँ, रेट इज इक्वल टू होता है K कंसंट्रेशन की पावर x। तो आप कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हो, आप क्या चेंज कर रहे हो, कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हो, कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हो, उसका रेट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आप कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हो, उसका रेट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उस बात को सिग्निफाई करता है कौन, दिस। कौन सिग्निफाई करता है, दिस। ये सिग्निफाई करता है कि आप कंसंट्रेशन में कितना चेंज करके रेट में क्या चेंज हो रहा है। तो वही आपको डेफिनेशन भी बता रही थी आपने, जैसा कि आपने देखा। अब हम क्या करते हैं, इसको एक दो एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो आपको दिख रहा है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लेट किया, लेट द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। हमने बोला रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। अब रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है तो क्या होगा भाई, रेट क्या होगा। अब आप जानते हो रेट, आप तो जान ही रहे हो ना कि मान लो आपने बोला कि रेट, तो रेट इज इक्वल टू हमने क्या बोला भाई, K A की पावर 1, रेट इज इक्वल टू A की पावर। यहाँ पर आप देख रहे हो रेट इज इक्वल टू K A की पावर 1। जब K A की पावर 1 है, जब K A की पावर 1 है, तो देखो आपको साफ साफ दिख रहा है कि हमने मान लो इसको रेट 1 मान लिया। हमने क्या किया, कंसंट्रेशन को डबल कर दिया। कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, डबल कर दिया। बात समझ आई कि नहीं, कंसंट्रेशन को डबल कर दिया तो रेट पर क्या फर्क पड़ेगा। मतलब फर्स्ट इक्वेशन है ऑन पुटिंग द वैल्यू, ऑन पुटिंग, पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 2a रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर रेट कुछ चेंज हो जाएगा, तो रेट क्या हो जाएगा, देखो तो सेकंड रेट क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका K, ठीक है, और 2a की पावर कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर देखो आपको साफ साफ दिख रहा है 2 बाहर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, A
की पावर 1 एंड दिस इज द फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, आप देख रहे हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट दिस इज द R1। तो आप क्या देख रहे हो, रेट 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू रेट 1। आपने क्या देखा, आप बहुत सिंपल सा लॉजिक लगा सकते हो, आप बहुत सिंपल सा लॉजिक लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो कि अगर आपने रेट को डबल किया, अगर आपने कंसंट्रेशन को डबल किया, अगर आपने कंसंट्रेशन को डबल किया और रेट डबल हो जाता है तो ये क्या हुआ, लीनियरली तो हो गया ना कि आपने रेट को कंसंट्रेशन डबल किया, रेट डबल हो गया। सिमिलरली आप थ्री टाइम कर दोगे, यहाँ 3 आ जाएगा तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, यहाँ पर भी अगर आप 10 कर दोगे 10 कर दोगे तो यहाँ पर भी 10 आ जाएगा, यहाँ पर भी 10 आ जाएगा, यहाँ पर भी 10 आ जाएगा। तो रेट 2 इक्वल टू 10 इंटू R1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर आप कंसंट्रेशन को जितना गुना करो उतना ही गुना क्या हो जाए, रेट चेंज हो जाता है। देन दैट विल बी द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जहां पर अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो कि इफ the reaction in which the rate of reaction is linearly depends upon the concentration of the reactant। reactant की concentration के linearly dependent है तो that reaction is known as the first order reaction। समझ में बात आएगी कि नहीं। अब आपको यहाँ से order of reaction के बारे में समझ में आ गया कि what is the order of reaction। उम्मीद है कि आपको order of reaction समझ में आया होगा। मैंने आपको एक एग्जाम्पल लिया है, अगर मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 2 लेके दिखाता हूँ, अगर मैं अब एग्जाम्पल नंबर 2 लेता हूँ, आप देखो 2 नंबर एग्जाम्पल में क्या होगा। 2 नंबर, इफ इट इज सेकेंड ऑर्डर, अगर ये कैसा है सेकेंड ऑर्डर होगा। अभी अगर सेकेंड ऑर्डर तो क्या होगा, तो मैंने वही कहानी है, मैंने बोला R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K, ए की पावर क्या हो जाएगी 2। इस बार हमने ए की पावर क्या लेके चलेंगे 2, क्योंकि हमें लेट करके चला है कि इट इज ए सेकेंड ऑर्डर। तो फिर से वही कहानी है कि अगर हम ए को क्या कर दें 2a कर दें, इक्वेशन नंबर 1 माना, तो a को 2a करेंगे तो भाई देखो R2 क्या हो जाएगा, देन R2 क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा K, 2a की पावर भाई साहब कितना हो जाएगा 2। समझ में आया ना बात। तो यहाँ पर आप देखिएगा 2 की पावर 2 हो गया 4 और यहाँ पर क्या हो गया K, a की पावर 2। तो अब आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट, तो यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट आप देखो तो क्या आ जाएगा R2 इज इक्वल्स टू 4R1। तो यहाँ से आपने क्या देखा, अगर आपने कंसंट्रेशन 2 टाइम करी तो रेट तो रेट कितना हो जाए 4 टाइम हो जाए। अगर मैं 3 कर देता, ध्यान से देखो, अगर मैं फिर से देखो ध्यान से, अगर मैं 3 कर देता, यहाँ 3 कर देता तो 9 आ जाता, अगर मैं 10 कर देता तो यहाँ 100 आ जाता, मतलब स्क्वायर के टर्म में, क्वाड्रेटिक के टर्म में आ जाता। तो हमने क्या बोला, इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट बाई 2 टाइम्स द rate becomes 4 times, तो it is clearly indicated that it is a second order reaction। ऐसे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, पावर थर्ड हो जाएगी यहाँ पर, अगर हम 2 गुना करेंगे तो रेट कितना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। ऐसे 4 टाइम्स भी कर सकते हैं, 5 टाइम्स भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। द रेट ऑफ द रिएक्शन इज नथिंग, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज नथिंग, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑन द ऑर्डर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉन एज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। आपको समझ में आया होगा। तो अब यहाँ से तो हमें समझ में आ गया, हम लेकिन किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए आपको थोड़ा सा फॉर्मूले के बेसिस में मैं बता देता हूँ। फॉर्मूले के बेसिस में क्या होगा, अभी हम न्यूमेरिकल भी एक आध करा दूंगा और उसके बाद फिर हमारी इस वीडियो में उतना ही रहेगा। हम अगले वीडियो में आपको लॉ ऑफ मास एक्शन बताएंगे। इस वीडियो में मैंने आपको केवल अगले वीडियो में आपको बताऊंगा रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। इस वीडियो में आपको लॉ ऑफ मास एक्शन ही बताया ओनली। तो अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी एक रिएक्शन है A प्लस B प्लस C, इट गिव्स प्रोडक्ट। ये क्या है, प्रोडक्ट। तो इसका रेट क्या हो जाएगा, तो ध्यान से, इसका रेट हो जाएगा, मान लो इसका रेट हो जाएगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, मान लो रेट 1 है हमारा कोई है, रेट 1 क्या हो जाएगा K, A की पावर X, B की पावर Y और C की पावर Z है। तो अब हमने क्या किया, अच्छा यहाँ पर A1 B1 C1, क्योंकि कंडीशन फर्स्ट है, हमने क्या किया, ऑन चेंजिंग द कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो रेट भी कितना हो जाएगा, रेट भी 2 टाइम, रेट सेकंड भाई कोई अलग हो जाएगा रेट, क्योंकि आपने कंसंट्रेशन चेंज कर दिए। तो K A2 की पावर X, B2 की पावर Y और C2 की पावर Z। अच्छा, आप एक बात ध्यान दे रहे होगे,
के नहीं चेंज हो रहा है, के जो है रेट कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं हो रहा है कंसंट्रेशन चेंज करने से। तो आप यहाँ एक नोट का लिख के कर लीजिए कि जो के नाम की चीज़ है, चाहे आपका वो के सी हो, चाहे वो आपका के पी हो, चाहे वो आपका के केवल चाहे रेट कांस्टेंट के हो, चाहे के एस पी हो, चाहे के डब्ल्यू हो, ठीक है, चाहे कोई सा भी के नाम की चीज़ है, ये केवल टेम्परेचर डिपेंडेंट हैं, ये केवल टेम्परेचर डिपेंडेंट हैं, ठीक है, ये टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती हैं, ये कंसंट्रेशन से चेंज नहीं होती। तो आप याद रखिए जितनी भी के नाम की चीज़ें हैं, दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, नॉट ऑन द कंसंट्रेशन। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हो गया, इक्वेशन नंबर सेकंड ये हो गया। तो आप फटाफट से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप जब डिवाइड करोगे तो दिख रहा है साफ साफ, यहाँ से आपका आ जाएगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू A1 अपॉन A2 की पावर x, B1 अपॉन B2 की पावर y और C1 अपॉन C2 की पावर Z. This is the formula with the help of which you can calculate the order of the reaction. ये तो एक फॉर्मूला है, ये सिंपली जनरली पेपर में एक बार आया था कि क्या आया था, देखो जैसे हमें कोई दिया गया है एन ए गिव्स प्रोडक्ट, ये दूसरा तरीके का मैं आपको बता रहा हूँ जो लास्ट ईयर नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ए, अब मैं क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, अब मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट आगे कराऊंगा, इसमें केवल आपको क्या होगा, केवल एक दो क्वेश्चन करा के फिर आज की वीडियो इतनी रखेगी। तो अब आपका रेट देखोगे तो R1 क्या हो जाएगा बोलो, के और A1 की पावर क्या हो जाएगा n। अगर आप R2 देखोगे तो R2 क्या हो जाएगा, के, A2 की पावर क्या हो जाएगा n। अब क्या होगा, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू A1 अपॉन A2 की पावर क्या आ जाएगा n। दोनों तरफ आप लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा लॉग A1 अपॉन A2 की पावर n। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता होगा, फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हो, फॉर्मूला क्या होता है, लॉग x की पावर m होता है m log x, ये फॉर्मूला आप जानते होगे, ठीक है। तो हम क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, तो जब पावर आगे आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका log R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू n log A1 अपॉन A2 हो जाएगा सिंपली। तो यहाँ से n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका log R1 अपॉन R2 डिवाइड बाई log A1 अपॉन A2 हो जाएगा, ओके। अब अगेन चाहो तो इसको माइनस कर दो, क्योंकि आप अगेन एक फॉर्मूला और होता है वो भी आप जान लीजिए, log x अपॉन m क्या होता है, log x अपॉन y मान लीजिए क्या हो जाएगा log x माइनस log y, ये भी फॉर्मूला आपको हो जाएगा। तो आप क्या करिए, इस फॉर्मूला का क्या हो जाएगा आंसर, n log R1 माइनस log R2 डिवाइड बाई log A1 माइनस log A2 हो जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन डायरेक्टली, ठीक है। लेकिन ये एप्लीकेबल भाई जब भी है जब आपका कम से कम एक ही रिएक्टेंट दिया होगा, और बाकी ये दिस इज द यूनिवर्सल फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन कैलकुलेट द थिंग्स, ठीक है। इस चीज़ को आप रखिए, ये मैंने इसमें आपको थ्योरी बताई हुई है। अब मैं आपको 2 क्वेश्चंस कराऊंगा, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे, वो मैं आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन जब मैं अगला वीडियो केमिकल काइनेटिक्स का डालूंगा उसमें बताऊंगा। तो क्वेश्चन ये है कि जैसे मैंने बोला, फॉर ए रिएक्शन A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, है ना, कोई हमारा एक ही रिएक्शन है, और बोला गया ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ A, ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ A, the rate becomes 4 times, है ना, at constant B, पहला कंडीशन। दूसरा है if the concentration of B is 3 times, the rate becomes 3 times at
कांस्टेंट ए, बोला गया है व्हाट इज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये थोड़ा सा बड़ा सा नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत आसान। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे साफ साफ दिया गया है। कंडीशन फर्स्ट में देखो, कंडीशन फर्स्ट कहाँ तक है भाई साहब, यहाँ तक कंडीशन फर्स्ट है, रेड डॉट आपको दिख रहा है। अब इस कंडीशन फर्स्ट में आप देखेंगे क्या दिख रहा है कंडीशन फर्स्ट में, ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए द रेट बिकम्स 4 टाइम्स। अभी तो साफ साफ दिख रहा है भाई ए का, वैसे अगर फॉर्मूला करोगे, फॉर्मूला तो आप जानते ही हो भाई, कंस्टेंट भी है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, उसका फॉर्मूला आप लगाना चाहो लगा दो, क्या होता है R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू A1 अपॉन A2 की पावर x और B1 अपॉन B2 की पावर बाई, यही फॉर्मूला होता है। अब R1 तो R1 रहने दो, अब यहाँ डबल हो गया, 4 टाइम्स हो गया है ना, रेट बिकम्स 4 टाइम्स, तो यहाँ हमने 4R1 कर दिया है ना। अब कंसंट्रेशन कितनी हुई थी, डबल हुई थी, कंसंट्रेशन कितनी हुई, डबल हुई थी, तो A1 अपॉन 2A1 हो गया, इसकी पावर कितनी हो गई x, b क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट b, तो b को कांस्टेंट रहने दिया, तो b1 अपॉन b1 क्या हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा 1, तो 1 की पावर y b1 होगा। अब इतना समझ में आ गया। अब R1 से क्या चला गया, R1 देखो सिंपली, R1 से क्या हो गया, R1 कैंसिल हो गया, A1 से क्या हो गया, A1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा आपका 1/4, ये हो जाएगा आपका 1/4 इज इक्वल टू 1/2 की पावर x, तो इसको कितना लिख सकते हो 1/2 की पावर 2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर x, तो यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 2। देखो ये तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर आप देखो ये वाला, ये बताया था ना, कहाँ गया, देखो ये बताया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देखो जैसे कहाँ चला गया, ये बताया था ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन, हमने क्या किया था, कंसंट्रेशन डबल किया था, तो यहाँ से रेट क्या हो गया था 4 टाइम्स। ये थोड़ा सा आपको ऑब्जर्वेशन करना होगा, तो विदाउट एनी कैलकुलेशन भी आप इसको कर सकते हो। तो ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन द रेट बिकम्स 4 टाइम, इट विल बी द सेकंड ऑर्डर। सिंपली आप ऑब्जर्वेशन देखिए, सेकंड कंडीशन मैं यहाँ लिख देता हूँ, कंडीशन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है, कंडीशन नंबर सेकंड में देखो क्या बोला गया है, कंडीशन नंबर सेकंड में बोला गया इफ द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स द रेट बिकम्स 3 टाइम्स, दोनों में 3 है, तो इसका मतलब पावर कितना आएगा 1, पावर कितना आएगा 1, क्योंकि 3 है 3 दोनों में, तो ये कौन सा फर्स्ट ऑर्डर का केस आ गया, जब फर्स्ट ऑर्डर का केस आ जाएगा और यहाँ पर ए कांस्टेंट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, सिंपल आप बोलिए तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, देन द ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो हमने क्या बोला रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा रेट, तो रेट हो जाएगा k, तो a की पावर हो जाएगी 2, a की पावर क्या हो जाएगी 2 और b की पावर क्या हो जाएगी 1, तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे, अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 2 + 1 इज इक्वल टू 3। ओवरऑल इट इज ए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन एंड इट इज द, देखो ये क्या, इसका मतलब क्या है सेकेंड ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू a, इसका मतलब क्या है फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू b, फर्स्ट ऑर्डर है विद रेस्पेक्ट टू b और यहाँ पर सेकंड ऑर्डर है विद रेस्पेक्ट टू a, एंड द ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन इज द 3। तो एक क्वेश्चन है, अगले टर्न पर मैं आपको और भी ज़्यादा क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। तो धीरे धीरे करके हमारा पूरा चैप्टर हम, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ये हम पूरा चैप्टर करेंगे, जेईई मेंस और एडवांस लेवल तक करेंगे, कम से कम 20 से 22 लेक्चर्स होंगे, लेकिन अभी तो, लेकिन वो होगा जब आप सपोर्ट करेंगे, अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम आपको नई वीडियो में बताएंगे। आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।